नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। सितंबर एक्सपायरी पर बाजार की रिकॉर्ड क्लोजिंग। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद। निफ्टी बैंक की रिकॉर्ड क्लोजिंग। ऑटो, मेटल, एफएमसीजी, आईटी, बैंकिंग, तेल गैस इंडेक्स बढ़त पर बंद। मिड कैप भी सुधरे। गेट रिच सीजन 2 की शुरुआत। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में रमेश तमानी ने बाजार में बुल रन जारी रहने की जताई उम्मीद, लेकिन निवेशकों को लार्ज कैप में शिफ्ट होने की दी सलाह। कोरियन आईपीओ को लेकर भी दिखे सतर्क। मेरे को जो लगता है ये जो के पॉप के जो शेयर्स आने हैं, Hyundai, Samsung, they'll all start coming with IPO soon in India. That will suck up a lot of market liquidity from the secondary market, and that will be kind of a warning sign of trouble ahead. कर्नाटक में ईवी को बूस्टर देने का मेगा प्लान। ईवी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों पर रोड टैक्स में छूट संभव। राज्य सरकार की 50,000 करोड़ निवेश की तैयारी। हिमाचल में मंत्री विक्रमादित्य के स्ट्रीट वेंडर के लिए नेम प्लेट लगाने के मामले पर कांग्रेस में घमासान। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता जल्द करेंगे आला कमान से शिकायत। कांग्रेस आज रख सकती है आधिकारिक पक्ष। दवा खाने से पहले जरा सावधान। पैरासीटामोल समेत 50 दवाएं सीडीएससीओ की क्वालिटी टेस्ट में हुई फेल। ड्रग रेगुलेटर ने मांगा जवाब। मुंबई के अंधेरी में खुले मेन होल में गिरने से महिला की मौत। बीएमसी ने दिए जांच के आदेश। आज शाम भी भारी बारिश का अलर्ट। आज से साल की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल शुरू। अमेजॉन पर स्मार्टफोन पर 40% तक छूट। फ्लिपकार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पर 80% तक डिस्काउंट। नो कॉस्ट ईएमआई, कार्ड डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर भी अलग से शामिल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश से आ रही बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट को लेकर घमासान छिड़ गया है। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को नेम प्लेट लगाने वाले सरकार के फैसले पर कांग्रेस के भीतर सियासी बवाल मच गया है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य के इस फैसले का असर ये हो रहा है कि बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस नाराजगी की वजह से विक्रमादित्य को सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि फैसले का यूपी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दुकानों और हिमाचल में बाहर से बसने वालों की पहचान करने को जरूरी बताया है। इसमें कंट्रोवर्सी की कोई मसले नहीं है और ना ही इसका यूपी सरकार से या यूपी के माननीय मुख्यमंत्री से या और किसी से लेना देना है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है और आपने देखा पीछे कितना घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में शांति प्रिय माहौल बनाकर रखना और कम्युनल हार्मनी बना के रखना और कंसर्न्स को, जो लोगों के कंसर्न्स है, उसको एड्रेस करना, ये हमारा दायित्व बनता है। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह के फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर जनता विरोधी होने का आरोप लगाया। विक्रमादित्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ी सीधी सी एक बात कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया था। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जब हमने इस नियम को बनाया, उस वक्त बहुत सारे प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की थी और उस वक्त हमने कहा था कि इसकी आवश्यकता इसलिए लग रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हर गली में हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग आगे हैं जिनकी पहचान अभी तक हमको नहीं है। चलिए अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। राहुल गांधी ने आज करनाल के असंध में जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में राहुल गांधी के साथ भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा भी एक साथ मंच पर दिखाई दिए। टिकट बंटवारे में अनदेखी और हुड्डा समर्थकों के कथित जाति सूचक शब्द कहे जाने से शैलजा नाराज बताई जा रही हैं। रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एथलीट्स खत्म कर दिए और महिला पहलवानों से सेक्सुअल हरासमेंट करने वालों को बचाया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये लड़ाई हरियाणा को नहीं बल्कि हिंदुस्तान और संविधान को बचाने की है।
सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया। इनकी बहनों का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है। 24 घंटे टीवी पे देखो, वो रो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का आदमी है, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, देव के साथ चिल्लाओ, 24 घंटा चिल्लाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। हमें हरियाणा ऐसा चाहिए जहां बच्चे ना रोएं, जहां पिता अपने बच्चे के गले लग सके, जहां मां ना रोए। ऐसा हरियाणा हमें चाहिए और ऐसा हरियाणा कांग्रेस पार्टी आपको देने जा रही है। वहीं जम्मू की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े किए। अमित शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी और पीडीपी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को वापस लाना चाहते हैं। एनसी और राहुल बाबा कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे, कश्मीर का झंडा वापिस लाएंगे। मैं इस मंच पर से कह देता हूं, चनैनी वालों, मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आप क्या, आपकी 3 पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापिस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू के रामगढ़ से पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान को मानवता का दुश्मन बताया। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। हरियाणा की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले फरीदाबाद और यहां की 6 विधानसभा सीटों पर कैसा है चुनावी माहौल, देखिए आलोक प्रियदर्शी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। फरीदाबाद में बीजेपी की साख दांव पर लगी है, क्योंकि ये न सिर्फ हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है बल्कि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी है। यहाँ मशहूर ट्रैक्टर कंपनी एस्कॉर्ट, फुटवेयर कंपनी लखानी, मल्टीनेशनल कंपनी जेसीबी इंडिया समेत दर्जनों टॉप की इंडस्ट्री है। यही नहीं, देश का ये मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, क्योंकि यहाँ 25,000 से ज्यादा छोटी और मंझोली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। ये बात सच है कि पिछले 10 साल के बीजेपी के डबल इंजन की सरकार में एमएसएमईज को फलने फूलने का भरपूर मौका मिला है, लेकिन अभी भी एमएसएमईज को सरकार के उस वादे का पूरा होने का इंतजार है जिसमें सरकार ने कहा था कि जिन इलाकों में भी 70% से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी उन्हें नॉन कन्फर्मिंग जोन से बाहर निकालकर रेगुलराइज कर दिया जाएगा। नॉन कन्फर्मिंग जोन यानी अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 22,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चल रही हैं। इन एमएसएमईज के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इन्हें न तो बैंक से लोन मिल पाता है और न ही सरकार से कोई इंसेंटिव। उन्हें इंसेंटिव तभी मिल सकता है जब वो हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। जो सबसे बड़ी हमारी डिमांड थी कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया के एमएसएमईज को रेगुलराइज कर दिया जाए ताकि वो आगे ग्रो कर सकें, उनको बैंकों का ऋण मिल सके और वो और बेहतर काम कर सकें, डबल हो सकें, अधिक एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो इसकी घोषणा तो कई बार हुई, बार बार हुई, सर्वे किया गया, कई दफ़े कहा गया कि 70% उद्योग जहाँ पर हैं हम उस एरियाज़ को रेगुलराइज कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ और ये सबसे बड़ी हमारी डिसअपॉइंटमेंट रही। फरीदाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फरीदाबाद, बड़खल, बल्लभगढ़ और तिगांव सीट पर अपना परचम लहराया था, जबकि कांग्रेस केवल फरीदाबाद एनआईटी सीट ही जीत पाई थी। एक सीट पृथला पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2019 का चुनावी समीकरण अब 2024 में बदल चुका है। मेरी 40 साल से शॉप है और बुनियादी ढांचा का तो ऐसा है, बुनियादी ढांचा बहुत ही अच्छा है।
फ्लाईओवर भी बने हुए हैं, अंडरपास भी बने हुए हैं और रोड तकरीबन सभी क्लियर है। केवल मेरे संतुष्ट होने से थोड़ी ना काम चलेगा, ये तो जनता डिसाइड करेगी आने वाली 5 तारीख को कि वो किसको चुनती है। ये 10 साल हो गया पुल को बनते, अभी पुल कंप्लीट नहीं हुआ सर। कितने गड्ढे हैं सर, कितनी गंदगी है। काम किया है सर, काम नहीं करा, लेकिन जो लोकल है ना इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया सर, कुछ भी काम नहीं किया। फरीदाबाद के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की स्थिति इस बार ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की बड़ी चिंता शहरी इलाकों में वोटरों पर अपनी कमजोर होती पकड़ को लेकर है। सीवर लाइन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही है। सीवर लाइन आज से 60-70 साल पहले जो डली है और आबादी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह रही है। उसका टेंडरिंग भी हुई है, काम भी चले हैं, बहुत सारे सीवर लाइन को चेंज किया गया। हाँ, कंप्लीट नहीं हो पाया, वो अभी भी कमी है, लेकिन जनता को पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में फरीदाबाद 2016 में ही शामिल हो चुका है। बावजूद इसके शहर हो या इंडस्ट्रियल इलाके, दोनों जगहों पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से सीवर, सड़क और बिजली की कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के वोटर्स नाराज हैं। जाहिर है पिछले 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी से निपटना बीजेपी के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में आसान नहीं होगा। कैमरामैन दिनेश देहुरी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, फरीदाबाद। अब बात करेंगे बाजार की। सितंबर एक्सपायरी पर बाजार की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स ने नए शिखर को छुआ तो निफ्टी ने तेजी का सिक्सर लगाया। आज सेंसेक्स 666 पॉइंट तो निफ्टी 212 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे आज किन सेक्टर्स में तेजी दिखी और कहां मंदी रही? जी, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर सबसे पहले निफ्टी के गेनर की आज बात करें तो मारुति में आज शानदार तेजी देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये खबरों में भी आज बना हुआ था, जिसके चलते अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में करीबन 3.25%, टाटा मोटर्स में 3% और साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस में भी करीबन हमें आज 3% की मजबूती देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में इस टाइम पे बात करें तो सिप्ला करीबन 1.5% की कमजोरी के साथ, ONGC करीबन 2.25%, साथ ही साथ LNT में हमें 0.5% की कमजोरी और हीरो मोटोकॉर्प में करीबन 1% की कमजोरी आज हमें देखने को मिली है। अगर मिड कैप 100 की बात करी जाए तो अपसाइड में कौन से शेयर्स रहे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अपोलो टायर्स करीबन 3.5% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। सेल में करीबन 4% की मजबूती देखने को मिली। NMDC में भी करीबन 4% और साथ ही साथ फोर्टिस हेल्थ केयर में करीबन 3% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। लूजिंग साइड में देखें अगर तो कल्याण ज्वेलर्स करीबन 5.5% की कमजोरी के साथ, वोल्टास करीबन 3%, जुबिलेंट फूड वर्क्स में करीबन 2.5% की कमजोरी और साथ ही साथ ऑयल इंडिया के अंदर भी हमें करीबन 3% का एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। तो ये था बाजार का ओवरऑल ओवरव्यू। और हम देखें अगर जनरली तो बाजार का इस टाइम पे जो मोमेंटम है काफी शानदार बना हुआ है और अच्छे लेवल्स बाजार के अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। गेट रिच सीरीज के दूसरे सीजन की शुरुआत बाजार की सबसे बड़ी आवाज रमेश दमानी से हुई है। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से खास बातचीत में दमानी ने कहा कि ये निवेश का शानदार समय है और अगला दशक भारत का है। तो इंडिया में आपको लगता है अगले 10-20 साल में काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स आएंगे? 100%. There's absolutely zero doubt in my mind. There's absolutely zero doubt. It'll be good time for stock market, it'll be good time for investors, and it'll be good time for entrepreneurship in India. I think democracy almost demands that. As the best example is that whether you look in the America S&P 500 or look in the Sensex 30, look at where they were in 1980 and look at where they're 2040, 50 years later, 60 years later. Most of the components have left. They're new companies, new blood, new ideas. So like in life, in stock market, best is yet to come. I would think so, Anuj. I would definitely think so. I'm hopeful so. I may not live to see another 10-20 years of what's happened in the stock market. But if you ask me, I feel that the investing for the next 30 years is as much fun as it was the last 30 years. And as Warren Buffett said, that if he could have a pill to live longer, he'd give up a large part of his money, but he would retain his, wisdom and his health. So he could continue to invest and see the great Indian experiment what happens.
अब आप किसी भी डिवाइस से और कहीं से भी अपना फेवरेट हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल CNBC आवाज देख सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें CNBC TV 18 की मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर। अब बिजनेस न्यूज, मार्केट इनसाइट, एक्सपर्ट एनालिसिस और साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट की कस्टमाइज न्यूज फीड भी उपलब्ध होगी आपकी फिंगरप्रिंट्स पर। तो अपने मुनाफा ऑन द गो जर्नी की स्टार्ट कीजिए और डाउनलोड करने के लिए अभी स्कैन जरूर कीजिए। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। के बाद आपका स्वागत है। आज से साल की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल शुरू हो रही है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर। इस बार क्या है फेस्टिव सेल में खास, बता रहे हैं रोहन सिंह। सबसे बड़े ऑनलाइन सेल की शुरुआत हो चुकी है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे ऑफर्स लेके आए हैं। आज से अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हो चुका है। आज अमेजॉन प्राइम मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस है और कल से ये सबके लिए खुला रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर हम फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल की बात करें, आज फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स को आज अर्ली एक्सेस मिल रहा है कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, और कल से ये सबके लिए खुला है। किस तरह के ऑफर्स हैं अगर हम उसकी बात करें, सबसे पहले बात करते हैं अमेजॉन की। तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन्स पर 40% की छूट मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और एसेसरीज की बात करें, 80% तक का डिस्काउंट है। इसके अलावा होम और किचन अप्लायंसेज, यहाँ भी आपको मिनिमम 50% की छूट मिल रही है। कुछ अच्छे ऑफर्स भी हैं। नो कॉस्ट EMI का ऑफर आपको यहाँ पे मिल रहा है। कई सारे एक्सचेंज ऑफर आपको हर प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास SBI कार्ड से, तो आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं अमेजॉन के इस सेल के दौरान। ठीक इसी तरह से हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज सेल है। यहाँ पर आपको टीवी और अप्लायंसेस में 50% से 80% तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, अलग अलग ब्रांड्स पे, और सारे प्रीमियम ब्रांड्स हैं यहाँ पे। फैशन पे बहुत ज़्यादा सेल है, 60% से 90% तक, यानी कि ये जो पूरी रेंज है आपको कम से कम 60% की छूट तो मिल ही रही है इस रेंज के दौरान। एक और चीज़ फ्लिपकार्ट ने की है इस बार, वो है फ्लाइट टिकट्स। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं फेस्टिव सीजन के दौरान, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। 25% तक के डिस्काउंट का दावा किया गया है, लेकिन मैं देख रहा था कि अगर इंटरनेशनल टिकट बुक करते हैं तो आप 25,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं इसके दौरान। अगर आपके पास HDFC कार्ड है तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों तो अच्छे ऑफर्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पर जो ऑफर्स हैं वो सेम प्रोडक्ट का आप कंपेयर कर लीजिए। हो सकता है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर आपको दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर डिस्काउंट मिल जाए। ठीक इसी तरह से आपको प्रोडक्ट के रिव्यू और रेटिंग को पढ़ना होगा, उसको देखना होगा। और तीसरी चीज़, पेमेंट ऑप्शन क्या है ये आप देख लीजिए। कई सारे ऑफर्स हैं, आप बेस्ट जो आपको सूट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। और तीसरा, रिटर्न पॉलिसी भी देख लीजिए, क्योंकि कई सारे सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। तो आप अगर एक अच्छे ग्राहक हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इन दोनों सेल के जो बेस्ट ऑफर्स हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे। चलिए अब बात करते हैं मुंबई में हो रही बारिश की, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। कल मुंबई के अंधेरी के पास मेन होल में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इसके खिलाफ BMC ने जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यों की कमेटी इसकी रिपोर्ट BMC को सौंपेगी। बारिश की वजह से अब तक कुल 4 लोगों की मौत हुई है। 14 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है। लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे में स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है। पुणे के सर परशुराम कॉलेज ग्राउंड में पानी भरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी रद्द हो गई है। आज भी मुंबई में झमाझम बारिश का रेड अलर्ट है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। वर्कलोड पर चर्चा के बीच सरकार ने पीरियोडिक लेवल 4 सर्वे जारी किया है। इसके मुताबिक सैलरीड एम्प्लॉयज ज्यादा काम करते हैं और कैजुअल एम्प्लॉयज कम। कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर वर्कलोड का मारा, कैसे मिले छुटकारा। तो भारत में ईवी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूती मिल रही है। ईवी चार्जिंग स्टेशन के विस्तार के तहत मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 500वां जियो BP ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किया गया है। वहीं ये पूरे भारत में 5000वां चार्जिंग पॉइंट है। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी और BP के CEO मरे अचनक्लोज समेत तमाम बिजनेस टाइकून मौजूद रहे। ये चार्जिंग स्टेशन जियो और BP के बीच की साझेदारी है। इस चार्जिंग स्टेशन के शुरू होने से नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, जियो वर्ल्ड प्लाजा और जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पर मेहमानों को EV चार्जिंग की सुविधा मिलेगी।
तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।